सभी को नमस्ते। टीएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का और सभी कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से एक बार और टीएन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार और फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर तरुण धनखड़ जी को कि जिन्होंने वास्तव में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देकर मुझे और आप सब लोगों से मेरा और आपके बीच में एक तारतम्यता बनाने का, तो मैं इनका एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वाकई में ये जो टीएन एकेडमी की जो वीडियोज़ हैं, जो भी हमारे सेशंस हैं, जो भी हमारी क्लासेस हैं, वो बहुत ही बढ़िया है और आप उनको अगर लेंगे और ज़रूर उनको समझेंगे तो ज़रूर वो आपको फ़ायदेमंद देंगे। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में जो पिछले सेशन में जो हमने बात की थी, बेसिकली वो बात हम करते आ रहे हैं कि एक सीरीज़ ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स की कि दर्शन के कौन कौन से पक्ष हैं, कौन कौन सी आइडियोलॉजी हैं, उस पर हम लोग बात करते आ रहे हैं। पिछली क्लास में जो बात हुई थी वो आदर्शवाद को लेकर बात हुई थी। एक आइडियोलॉजी है अध्यापक की, बच्चों की, आदर्शवाद। तो उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी और उसमें हमने जो बात की थी कि आदर्शवाद, इसको फिर बताते हैं, इंग्लिश में इसको आइडियलिज्म कहते हैं। आदर्शवाद ये एक आइडियोलॉजी है। मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जब भी आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो एक कॉन्सेप्ट पर और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो फिलॉसफी से बनते हैं, है ना। तो इसमें हम इस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और ये साधारण सी अगर बात करूं तो दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं और कई तरह के दृष्टिकोण पर हमने चर्चा की थी। तो पिछली क्लास में जो बात हो चुकी थी कि भाई फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, फिलोसफी एंड आइडियलिज्म, इस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। दूसरी हमने बात कर ली थी कि आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। और तीसरी जो हमने बात की थी आइडियलिज्म एंड प्रिंसिपल्स की, इस पर हमने बात की थी। आइडियलिज्म, अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा आदर्शवादी है और वो आदर्शवादी दृष्टिकोण से बैठा है, तो एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि अगर मेरा समाज आदर्शवादी है तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारी समाज की ही देन है। तो किस तरह का समाज है, किस तरह के समाज में बच्चे की नर्चरिंग हो रही है। तो अगर आदर्शवादी कॉन्टेक्स्ट के साथ में है तो शिक्षा को क्या करना चाहिए, उस पर हमने पिछली वीडियो में आप देखेंगे चर्चा की है। आज हम अभी जो बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, अगर हम इसको देखें कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम को लेकर इसको हम, तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो बालक इस आइडियोलॉजी के साथ है उसके लिए करिकुलम किस तरह का डेवलप करना है। दोस्तों, अगर करिकुलम हमारा बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार नहीं है, क्योंकि समाज हमारा आइडियलिस्टिक के अनुसार कैसा है, आदर्शवादी समाज है, तो आदर्शवादी समाज है तो हमारी जो जरूरत है, जो चाह है, वो पाठ्यक्रम भी, एजुकेशन में जो एक तरीका है वो हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के थ्रू हम
इस आइडियलिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। आदर्शवाद और अनुशासन, इस पर बात करेंगे कि अनुशासन किस तरह का रखना चाहिए। अगर एक आदर्शवादी बालक है, अगर कोई इस आइडियोलॉजी के साथ बालक बैठा है, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये हर अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस बात को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पूछा ही जाता है कि किस तरह के अनुशासन की बात आदर्शवादी करते हैं। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। फिर इसके कौन कौन से इसकी लिमिटेशंस हैं। आदर्शवाद और सीमाएं, आदर्शवाद और सीमाएं, कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं हमारी, ये भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और कौन कौन से इसके फायदे हैं। तो इस पर हम आप भी आज के सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी तरह का सुझाव अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर दें, जिससे कि मेरे अपने जो डिलीवर करने के जो तरीके हैं, जो मेथड है, इसमें मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। और मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करता हूं कि दोनों में आप लोग समझें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिंदी में, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको हिंदी में भी, लेकिन समझाने का जो मेरा तरीका है वो हिंदी में भी है, तो आपको बिल्कुल किसी भी तरह की तकलीफ इसमें नहीं आएगी। तो अभी जो बात करेंगे वो करिकुलम पर बात करेंगे कि आदर्शवाद और करिकुलम। करिकुलम का मतलब पाठ्यक्रम। इसमें भी दो बातें हैं, सिलेबस और करिकुलम। ये भी कभी कभी पूछा जाता है और किसी भी वीडियो में इस पर आगे चर्चा करेंगे कि सिलेबस और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस होता है। तो आदर्शवादियों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातें इनकलकेट की जा सकती हैं। तो आइडियलिस्टिक जो आदर्शवादी हैं वो जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, नॉलेज एज ऑफ द परमानेंट वैल्यू, की जो नॉलेज है, सच नॉलेज एज, ये जोड़ते हैं कि नॉलेज एज इज ऑफ परमानेंट वैल्यू। और इन्होंने जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट दी कि क्या पढ़ाना चाहिए, वो क्या पढ़ाना चाहिए, ह्यूमैनिटीज देन द फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस। इन्होंने किस बात पर जोर डाला कि ह्यूमैनिटीज पढ़ानी चाहिए, मानवता को पढ़ाना चाहिए। जोर ज्यादा डाला, बायोलॉजिकल और भौतिकवाद जो है उस पर इन्होंने कम जोर डाला। तो शिक्षा को चाहिए कि वो ह्यूमैनिटीज को आगे प्रमोट करे, है ना। तो इसमें क्या पढ़ाना चाहिए हमें, इसमें बच्चे को आर्ट पढ़ाना चाहिए, बच्चे को मोरलिटी देनी चाहिए, नैतिकता बच्चे में आए। अगर नैतिकता बच्चे में नहीं है तो शिक्षा का जो कहीं ना कहीं जो प्रारूप है, जो शिक्षा का जो रूप है, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति में मोरलिटी होनी चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए, फिलॉसफी का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि कई फिलोसोफर्स ने यहाँ तक कहा कि हर व्यक्ति बाय बर्थ दार्शनिक पैदा होता है। इसीलिए उसके दर्शन को, उसकी आइडियोलॉजी के, उसको परसेप्शन को, उसके दृष्टिकोण को एक अध्यापक को समझना जरूरी है। फिलॉसफी पढ़ाना चाहिए और किसी ना किसी रूप में उसको लिटरेचर पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ये उन बातों पर, उन विषयों पर जोर ज्यादा डालते हैं, उन विषयों पर ज्यादा जोर डालते हैं जो किसी ना किसी रूप से व्यक्ति के मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या दे, मोरल, नैतिक और उस नैतिक विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो करिकुलम में क्या होना चाहिए, अगर आदर्शवाद है तो इन्होंने मोरलिटी की बात की, इन्होंने किसी के दर्शन की बात की, इन्होंने आर्ट की बात की, इन्होंने लिटरेचर की बात की। तो ये हमारे करिकुलम का एक तरीके से हिस्सा रहेगा। और भी अगर हम इसकी बात करें तो करिकुलम में, और अगर हम यहाँ देखें तो इनके साथ करिकुलम में, चूंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बात की थी वेदास की, कि वेदास और उपनिषद, आपको सिर्फ याद रखने की बात है।
क्योंकि मैंने कहा कि जो ये आदर्शवाद फिलॉसफी है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, इस एंशिएंट टाइम का है। पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें ये मैंने मेंशन किया है। तो जो पुरानी बातें हैं, जो एंशिएंट टाइम में है, वो वेदास, और तो जो ये हमारी फिलॉसफी है, तो वो कहाँ से, ये जो देन है, ये हमारी वेदास और उपनिषद की रही है। तो इसलिए वेदों में और उपनिषदों में से जो, तो इसका मतलब करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, करिकुलम में इन दोनों का भी, तो वेद और उपनिषद का भी रोल होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो एथिक्स की बात कर सकते हैं, कि एथिक्स की बात करें, एस्थेटिक्स की बात करें, है ना, एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक की बात करें, तो ये तीनों की तीनों चीजें हमारे, तो लिटरेचर फिलॉसफी के साथ में दर्शन तो होना ही होना चाहिए। दर्शन के साथ में हमने लिटरेचर की बात की थी, उसके बाद में जो हमने बात की थी, तो हम अब यहाँ कहीं ना कहीं एथिक्स को भी जोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं हम जोड़ सकते हैं आपके वेदास की भी को जोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उपनिषद को भी यहाँ पर जोड़ सकते। तो इस तरीके से जो ये सारी के सारी चीजें हैं, वो हमारे करिकुलम में जुड़ सकती हैं। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जब भी वेदों की बात हो, उपनिषद की बात हो, कुछ मोरलिटी की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, तो वहां पर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की बात करेंगे। तो ये हमारे करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया। दूसरा, अगर हम इसमें देखें थोड़ा सा आगे चल के, करिकुलम की हमने लोगों ने बढ़िया से बात की, फिर हमने बात की मेथड्स ऑफ टीचिंग की। मेथड्स ऑफ टीचिंग की आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब आप देखिए एक बात, पढ़ाने का तरीका, टीचर इज द सुप्रीम इन द क्लासरूम। अगर अध्यापक का बात करने का तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग, बताने का तरीका, डिलीवर करने का तरीका, अगर उसका डिलीवर करने का ही तरीका ठीक नहीं है, और ये तरीका कौन निर्भर करता है, कौन बताता है कैसा पढ़ाना चाहिए, तो ये बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे का परसेप्शन ये बताता है कि मुझे किस मेथड से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आइडियलिज्म की बात करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की परंपरा, कहीं ना कहीं ये गुरु शिष्य की परंपरा पर निर्भर करता है। गुरु सर्वोपरि है, शिष्य सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है वो गुरु है, और जो सेकेंडरी है वो शिष्य है। टीचर का जो रोल है, टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, ये किस बात पर जोर डालेंगे कि अध्यापक बोले और बच्चा सुने। अगर अध्यापक कुछ डिलीवर कर रहा है तो बच्चों को शांत रहना चाहिए, इजंट इट। तो इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा में, परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होंगे। तो इसलिए आइडियलिस्टिक के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि शिष्य छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है। तो इसीलिए टीचर बोले और बच्चा उसको सुने। तो इस तरह के मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे और देखेंगे। तो इस तरीके से आइडियलिस्टिक में जो सबसे बड़ी बात है वो सोक्रेट्स मेथड है। सोक्रेट्स ने मेथड दिया क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड का जो मतलब है वो प्रश्न उत्तर विधि है, प्रश्न उत्तर विधि है। तो सुकरात जब अपनी बात भी रखते थे ग्रीक में, तो वहां पर भी वो जो बात करते थे वो बात करते थे क्वेश्चन आंसर मेथड से, तो जिससे कि बच्चे अच्छे समझ पाए। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन आंसर मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताएंगे सुकरात के द्वारा क्वेश्चन आंसर मेथड दिया गया है। तो चूंकि गुरु शिष्य की परंपरा है, टीचर बोलेगा, है ना, टीचर कुछ क्वेश्चन करेगा, बच्चा फिर उत्तर देगा। अरिस्टोटल की अगर हम बात करें, अरस्तु की, ये रहे सुकरात और ये अरिस्टोटल मतलब अरस्तु, हिंदी में इनको अरस्तु बोलते हैं। इन्होंने दिया
डिडक्टिव मेथड, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इस पर डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड पर हम अलग से बात करेंगे। सारे के सारे मेथड्स को एक उसमें हम देखेंगे, एक वीडियो में आपको अलग से सिर्फ टीचिंग ऑफ मेथड्स पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ सिर्फ जो बात हम जनरल बात कर रहे हैं, अरिस्तु के द्वारा डिडक्टिव मेथड दिया गया। इंडक्टिव मेथड भी हमारा, चूंकि डिडक्टिव की बात की है तो कहीं ना कहीं फिर इंडक्टिव मेथड की भी हम बात करेंगे। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है ना। तो इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव और क्वेश्चन आंसर मेथड, और तीसरा हमारा, तो इसलिए इसमें कौन कौन से मेथड्स की बात की, इसमें जो हम बात करते हैं वो लेक्चर मेथड की बात करते हैं। अब इसको आप ऐसे देखिए कि लेक्चर मेथड क्यों, क्योंकि गुरु बोलेगा और सिर्फ बच्चा सुनेगा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि आइडियलिस्टिक में ऐसा ही होता है। क्योंकि जो आइडियलिस्टिक बच्चे का नर्चरिंग हो जाता है उसमें ये कहा जाता है कि टीचर ही इसका सब कुछ है। जब टीचर ही सब कुछ है तो इसका मतलब क्या होगा, तो वहां लेक्चर मेथड ही हमारा चलेगा। और जहां हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, अच्छा एक दो बात इसमें और ऐड करिए कि जब मैं लेक्चर मेथड की बात करता हूं या व्याख्यान विधि की बात करता हूं, तो वहां पर कौन सा सिस्टम होगा, वहां फिर होगा टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे। दो तरीके से हम देखते हैं, शिक्षक केंद्रित। तो एक हमारा हो गया शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित पढ़ाने का तरीका, और दूसरा बाल केंद्रित या विद्यार्थी के बाल केंद्रित। इसको हम देखेंगे बाल केंद्रित। आप इसको ध्यान दीजिए, ये नहीं है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो अगर मैं लेक्चर मेथड से बात करता हूं, अगर मैं व्याख्यान विधि से पढ़ाता हूं, तो वो कौन सा होगा, शिक्षक केंद्रित होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड और करिकुलम सेंटर्ड। तो चाइल्ड, जब हम टीचर सेंटर्ड की बात करेंगे तो वहां पर टीचर सर्वोपरि होगा, टीचर प्राइमरी होगा, बच्चा हमारा सेकेंडरी होगा। क्योंकि अभी हम आगे भी चलेंगे, कई सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से बाल केंद्रित पर भी हम लोग बात करेंगे। और जब बाल केंद्रित की हमने बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी होगा वो चाइल्ड होगा, वो बच्चा होगा, और जो सेकेंडरी होगा वो कौन होगा, टीचर होगा। तो ये बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। और जब इसकी हम बात करते हैं तो पहले यहाँ पर टीचर होगा या शिक्षक होगा और बच्चा यहाँ पर हमारा सेकेंडरी होगा। इस पर डिबेट की हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो मेथड है, लेक्चर मेथड है, या जो आइडियलिस्टिक जितने भी मेथड हैं, वो कहीं ना कहीं आपको किस तरह की शिक्षा की बात करते हैं, वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट द चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा के। तो इसीलिए मैंने यहाँ बताने की कोशिश की, कौन सा मेथड है, लेक्चर मेथड, कौन सा मेथड है, डिस्कशन मेथड, अगर हम इसकी बात करें, और ये क्वेश्चन आंसर और डायलॉग मेथड। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर आइडियलिस्टिक फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो वो इन सारे मेथड्स की बात करता है। अगर आइडियलिस्टिक बच्चे को इन विधियों के द्वारा अगर पढ़ाया जाएगा तो वो बालक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएगा। और जब टीचर और बच्चे के बीच में एक तारतम्यता होती है तो इंटरेस्ट अपने आप पैदा होता है, मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है, तीसरी अगर हम बात करें डिसिप्लिन अपने आप होता है। तो इसीलिए देखिए, आप कभी इस बात को समझिए, कोई बालक इसलिए घर से नहीं आता कि आज मैं उस टीचर को परेशान करूंगा, इसलिए शायद नहीं आता होगा। लेकिन टीचर उसको, जब बच्चे और टीचर के बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से जब एक डिफरेंस पैदा होता है, तो इसीलिए जो वो डिफरेंस पैदा होता है तो वहां से हमारा बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होता है, बच्चे का मोटिवेशन खत्म होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म होती है, और बच्चे के बहुत सारी चीज़ों में हम, और वो सीख सही तरीके से नहीं पाता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें जो पढ़ाना चाहिए वो उसकी आइडियोलॉजी के अनुसार, उसकी फिलॉसफी के अनुसार ही हमें उसको देने की बात करनी चाहिए। तो ये हमारी एक तरीके से टीचिंग मेथड हम इस आइडियोलॉजी के साथ में देख पाते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें कि टीचर को कैसे होना चाहिए,
देखिए टीचर, अगर मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बात करूं तो टीचर का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप इस बात को समझ पाएंगे कि टीचर का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को अगर मैं कई बार देखता हूं कि जिस तरह एक बस में सारी सवारियां और पैसेंजर और दूसरा ड्राइवर, तो ड्राइवर अगर सही है तो सारी की सारी जो जितने भी पैसेंजर हैं दे विल एंजॉय ऑफ द जर्नी, वो उस जर्नी का एंजॉय करेंगे। और अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो वो उस जर्नी का एंजॉय नहीं करेंगे और परेशानी उनके साथ में क्रिएट होगी। तो इसीलिए टीचर का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टीचर को मदद करनी चाहिए किस में, कि वो बच्चे के सेल्फ रियलाइजेशन में, कि वो कौन है क्या है, उसके आत्मचिंतन में उसको मददगार होना चाहिए। एक ये इसका इंपॉर्टेंट काम है और उसमें उसको पूरे तरीके से अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी सेल्फ नॉलेज टीचर के पास पूरी तरीके से होना चाहिए। और जो टीचर है वो क्या है, रोल मॉडल। मैंने आपको बताया कि रोल मॉडल का मतलब यही है कि टीचर, चूंकि अध्यापक जो है वो बच्चे उसको एडमायर करते हैं। एडमायर का मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं अरे वाह हमारे सर। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा, मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो रोल है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, कि टीचर ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए वो एक रोल मॉडल होगा कि गुरु जो कहे, टीचर वो जो कहे वही हमारे लिए फाइनल है। तो इसीलिए जो बच्चों को गाइड करे और जेन्युइन प्यार करे उनसे, affection and sympathy that attain their full mental and spiritual, कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए टीचर को बच्चों के साथ लगाव रखना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से अपना सेल्फ रियलाइजेशन बच्चे कर सकें। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि आइडियलिस्टिक फिलोसोफर जो होते हैं, आदर्शवादी जो दर्शन है, वो इस बात में विश्वास नहीं करता कि टीचर कहता क्या है, वो इस बात में विश्वास करता है कि टीचर करता क्या है। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है वो इट डजंट बिलीव, they does not believe in the saying, they believe in the doing। तो टीचर करेगा तो बच्चे उसको उस तरीके से एडमायर करेंगे। तो टीचर का रोल अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है। बच्चे को कैसे होना चाहिए, अगर हम बच्चे की बात करें, कि बच्चे को देखना चाहिए कि वो एक स्पिरिचुअल हो रेदर देन फिजिकल और मटेरियल एंटिटी। जो बच्चा है वो एक स्पिरिचुअल है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर आदर्शवादी है तो वो बॉडी नहीं देखता, वो बॉडी के बियॉन्ड में सोल करके जो हम देखते हैं कि सब में एक ही सोल है, एक ही आत्मा है, एक ही गॉड है जो उनमें पूरे तरीके से वो समाये हुए हैं। तो ये इसके साथ में हम देख सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल होना चाहिए, फिजिकल और मटेरियल नहीं। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि फिजिकल और मटेरियल को ये आइडियलिस्टिक डिनाई करता है, और डिनाई करने का सिर्फ एक साधारण सा कारण है, वो है परिवर्तनशील, कि ये चीजें परिवर्तनशील हैं और जो चीजें परिवर्तनशील होती हैं दे पीपल आर नॉट एक्सेप्ट, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए शरीर नाशवान है, शरीर कई सारी मैटर से मिलकर बना है ना, 5 तत्वों से बना है और तत्वों में समा जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए सोल का जो पर्सपेक्टिव है वो अपने आप में बड़ा है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर हम इसको देखें, हॉर्ने ने एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो एक फाइनाइट पर्सन है, ग्रोइंग है, प्रॉपरली एजुकेटेड जो व्यक्ति उसको बना रहा है, और वो किसको इमेज दे रहा है, वो एक इनफाइनाइट पर्सन की तरफ उसको लेके जा रहा है, अनंत। तो इस तरीके से अगर उसकी हम बात करें चाइल्ड की, तो उसको फ्रीडम और डेस्टिनी ऑफ द मोरालिटी के लिए वो बच्चा तैयार होता है। इसके साथ अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, ये डिसिप्लिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डिसिप्लिन का भी जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, वो महत्वपूर्ण भूमिका है। आजकल आपने देखा भी होगा कि अध्यापक क्लास में है और उसको प्रॉब्लम आती है कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। द रीजन इज व्हाट,
सम द रीजन, देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड ऑफ एग्जिस्ट बिहाइंड ऑफ दैट, कई सारे रीजन उसके पीछे एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला रीजन हम ऐसे देख सकते हैं कि डिसिप्लिन ना होने का कारण बच्चे को कहीं ना कहीं सही तरीके से, सही मेथड से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसके परसेप्शन को नहीं समझा जा रहा है, इसलिए बच्चा कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन होता है। और दोस्तों, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति इनडिसिप्लिन होने के लिए नहीं आता है, और ना ही वो डिस्टर्ब करने के लिए आता है। तो उसके लिए कोई ना कोई कारण होता होगा, उस कारण को समझने के लिए हमें फिलॉसफी को समझना जरूरी होता है। तो हम डिसिप्लिन की, तो एडम्स ने अपनी एक किताब थी फेमस बुक्स मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, ये किताब का नाम था। उन्होंने डिसिप्लिन को कई सारे पर्सपेक्टिव में बताया है कि कितने तरह के। तो एक डिसिप्लिन हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेस्टिक, इसको बोलते हैं हिंदी में दमनकारी, कि बच्चे को आप पूरे दमनकारी, हिंदी में इसको बोलते हैं दमनकारी। दमनकारी का मतलब है कि अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज के साथ में, कि पुलिसमैन, अगर पुलिसमैन आ गया तो डर होगा। तो इस तरीके से अगर क्लास को पुलिसमैन की तरह चलाया जाएगा, बच्चों का फ्रीडम का दमन किया जाएगा, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब बच्चा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और लर्निंग और क्रिएटिविटी हमारी खत्म हो जाती है जब हम बच्चे को दमनकारी अनुशासन विधि के द्वारा अगर बच्चे को अनुशासित करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम बोलते हैं इस मेथड को कि ये मेथड पुलिस मेथड ऑफ कंट्रोल। देयर इज अ फ्रीडम फॉर द चाइल्ड टू ऑल। यहाँ बच्चों को किसी तरह की फ्रीडम नहीं दी जाती है और एक रिजिड है ये, और इस तरीके से फिजिकल पनिशमेंट इसमें दिया जाता है, और जो क्रिएशन ऑफ फियर, डर पैदा किया जाता है बच्चों के जहन में। तो इसलिए ये भी एक डिसिप्लिन, तो इसमें बेसिकली हम डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। तो पहला जो डिसिप्लिन है ये दमनकारी मेथड है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सी विधि इसमें यूज होती है। अभी मैं डिसिप्लिन के तीनों रूप बता रहा हूं। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मेथड है ये इम्प्रेस्टिक मेथड है, इसको बोलते हैं प्रभावशाली, प्रभावशाली अनुशासन। ये बिलीव करता है, believe that role of the teacher as powerful influence upon the thinking and behavior of the child, thinking और behavior पर ये टीचर इन्फ्लुएंस करता है अपनी सोच से और अपने व्यवहार से। तो ये इम्प्रेशन कि टीचर का किस तरह से इम्प्रेशन होता है। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी लगभग इस वाले डिसिप्लिन को ज्यादा यूज करते हैं। इसमें फिजिकल पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती और बच्चों के दिमाग में किसी भी तरह का डर, फियर का मतलब किसी भी तरह का डर या भय पैदा नहीं किया जाता। तो ऐसा कब होगा? जब स्टूडेंट और बच्चे के बीच में कनेक्टिविटी होगी। बच्चा सीखने के पर्पस से आया है और अध्यापक उसको सिखाने के पर्पस। तो बेसिकली आइडियलिस्टिक फिलॉसफी में अगर हम देखें तो यही वाली विधि का ज़्यादा यूज़ होता है कि ये जो टीचर का जो थिंकिंग है और जो उसका बिहेवियर है वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। तीसरी अगर हम बात करें मैनिसिपेटर, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, ये नेचुरलिज्म बेस्ड है और ये बच्चे को पूरी की पूरी फ्रीडम देता है बच्चे की सोचने पर और उसकी समझ पर कि बच्चा क्या सोचता है। तो ये जो मेथड है ये एक फ्लावर ऑफ द प्लांट की, ये प्लांट से किस तरीके से फ्लावर निकले, तो इसलिए ये फ्री डिसिप्लिन पर निर्भर करता है कि फ्रीडम देना। जब हम आगे हम बात करेंगे प्रकृतिवादी दर्शन की, जब हम बात करेंगे तो वहाँ हम इसको और अच्छे से वी विल एक्सप्लेन और वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो तीन तरह के डिसिप्लिन की हमने बात की, दमनकारी की बात की, हम प्रभावशील की बात की और इमेंसिपेटर मतलब फुल फ्रीडम की हमने बात की। लेकिन आदर्शवादियों ने जो बात मानी, आदर्शवादियों ने जो डिसिप्लिन की बात की वो ये है कि अगर अध्यापक में वो गुण हैं, अध्यापक अगर इस बात को समझ ले और जान जाए तो मुझे लगता है ये कि जो बच्चे हैं वो क्लास में डिसिप्लिन तरीके से रहेंगे। तो इस तरह के डिसिप्लिन की बात की। अब कुछ लिमिटेशंस हैं। हर कोई भी फिलॉसफी अपने आप में
पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है। कोई भी फिलॉसफी अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर किसी चीज की अपनी क्या है, सीमाएं हैं। हर किसी फिलॉसफी की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो एक सीमा, तो पहली सीमा हमारी ये है कि ये जोर डालता है स्पिरिचुअल यूनिवर्स पर। ये चूंकि बालक रहता है समाज में, मैटर से पैदा हुआ है, भौतिकता में रहना है, भौतिकता के, तो ये बच्चे को भौतिकता से परे करता है और बच्चे की जो शारीरिक जरूरतें हैं उसको ध्यान में न रखकर उसके मानसिक जरूरत को ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। और जो कि चूंकि क्लासरूम में हमारी, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बात करते हैं तो क्लासरूम में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या बात होगी, वहाँ यही बात होगी, क्योंकि भाई भौतिकता की बात बतानी है और फिजिकल साइंस की बात बतानी है, लेकिन ये उनको उनसे ऊपर जाता है। तो एक सबसे बड़ी कमी इसकी ये है। दूसरी, ये ज्यादा इम्फेसाइज करता है कि गुड डिसिप्लिन पर, डिसिप्लिन और गुड मैनर्स पर ये डिसाइड करता है। तो देखिए, जब भी डिसिप्लिन ज्यादा रखा जाता है वहां से बच्चे की 3 बातों को हम खत्म करते हैं। पहली बात, हम बच्चे के इंटरेस्ट को खत्म करते हैं, एक तो ये कमी है। दूसरा, बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म करते हैं कि बच्चा क्रिएटिव नहीं हो पाता है। तीसरा, उसकी एक अच्छी और इफेक्टिव लर्निंग को हम लोग खत्म करते हैं। तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, इसीलिए फ्रीडम का जो रोल है वो अपने आप में जबरदस्त रोल है फ्रीडम का। तो इस पर हमें बिल्कुल पूरी तरीके से समझना है। तो ये उस पर ज्यादा ध्यान देता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी पर जोर देता है। तो जो बच्चे की क्रिएटिविटी और फ्रीडम है उसको हम बच्चे से दूर कर जाते हैं। इसलिए ये इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। दूसरा, अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन देने पर ज्यादा जोर डालता है ना, कि इंफॉर्मेशन पर जोर डालता है, बुक्स पर ज्यादा जोर डालता है, ओवरलोडिंग स्कूल करिकुलम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और ऑब्सोल्यूट नॉलेज पर ज्यादा, कि जो चीज ऑब्सोल्यूट है, जो चीज स्थिर है, वही की ज्यादा ये बात करता है, दूसरे चीज की ये बात नहीं करता। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि गुरु जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, उस बात पर ये बात करता है। कम जोर डाला जाता है किस पर, सोशल साइड पर, और मोर एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल। तो इसमें देखिए 2 बातें हैं, शरीर और मैं, सोल, इन दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। तो इस जो आदर्शवादी हैं, इन्होंने शरीर जो कॉन्सेप्ट है उसको तो सर्वोपरि माना है, और जो बियॉन्ड शरीर के चीजें हैं, जो बॉडी के बियॉन्ड चीजें हैं, जो आइडिया है, सोल है, जिसकी हमने बात की थी, उस पर ये ज्यादा जोर डालता है। तो ये भी ये कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी है। तो होना चाहिए तो बल्कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन इन्होंने नकार दिया बच्चे की सोशल साइड को। तो स्पिरिचुअल साइड ऑफ द चाइल्ड डज नॉट ले स्ट्रेस ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। तो इसलिए ये बच्चे को so it is prepare the child life in a way that difficult face to the real challenges, कि बच्चे को जो रियल चैलेंजेस आते हैं जीवन में उनकी बात न बताकर, वो सारी चीज सेट न कर कर ये बच्चे को दूसरी तरफ लेके जाने का काम करता है। इस तरीके से ये इसके कुछ अपने ये इसकी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, क्योंकि एवरी कॉइन हैज 2 साइड, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं है, सिर्फ दोनों के बीच में बैलेंस जिसने बना लिया, जो दोनों के बीच में एक तारतम्यता अगर बना ली, तो वो एक अच्छी पढ़ने और पढ़ाने की तरीके और विधि हो सकती हैं। तो ये हमारा आज जो हमने जो इस पर चर्चा की है, ये हमारा एक आदर्शवाद रहा, और इस आदर्शवाद के अनुसार ही हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब हम आगे जब भी बात करेंगे, जब भी सोचेंगे और देखेंगे, तो उसमें हम
अगली वाली आइडियोलॉजी पर बात करेंगे, और वो जो हमारी आइडियोलॉजी होगी, तो मुझे ये आशा है कि आप वीडियो से कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ रहे होंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं पर ज़रूर आपके जहन में एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बन रही होगी, और हर स्कूल को अलग अलग तरीके से देखेंगे, फिर दोनों में सब भी में फिर कंपैरिजन देखेंगे, तो नाउ फिर हम समझ पाएंगे कि स्कूल्स की क्या ज़रूरत है। तो आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं हम विराम करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में एक नए दर्शन और दर्शन के एक अलग और दूसरे स्कूल के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।